वेलकम टू माइंड मेडो। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे है डॉक्टर इमरान नूरानी, जो फाउंडर है माइंड मेडो के एंड प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो एक पेरेंट को कैसे समझ आएगा कि उसके बच्चे को ऑटिज्म है, और बेसिक सवाल ये है कि ऑटिज्म होता क्या है पहले। ओके, सी ऑटिज्म एक टर्म है। जब बच्चा पैदा होता है, सारे बच्चे, मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, एक उम्र पे बैठते हैं, एक उम्र पे चलते हैं और एक उम्र से बोलना स्टार्ट करते हैं। बैठने का मतलब होता है बच्चा बिना सहारे के जब बैठता है, वो 6 से लेके 8 महीने में बैठना चाहिए। वो बैडलिंग करना चाहिए 6 से 8 महीने में, 9 महीने में, बा जिसको हम बोलते हैं। फिर चलना चाहिए 12 से 14 महीने पे। जब बच्चा पैदा होता है तो हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, जो बच्चे के टीके लगाते हैं या वैक्सीनेशंस बोलते हैं, उसके लिए हम हमेशा टाइम से ही जाते हैं। लेकिन हम ये एक चीज मिस कर देते हैं कि ग्रोथ जो है बच्चे की, फिजिकल बैठना और बड़ा होना, उसके साथ साथ में डेवलपमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो है, उसकी जो माइलस्टोन्स हैं, फॉर एग्जांपल बैठने की, गर्दन संभालने की पहले, फिर बैठने की, फिर बोलने की, फिर चलने की, फिर सोशलाइज करने की, और फिर क्लासरूम फंक्शंस जो होते हैं एकेडमिक्स, उसमें कैसे प्रॉस्पर करे। अगर बच्चा कहीं पे भी आपको लगता है कि पहले, तो सबसे पहले पेरेंट को क्या पता होना चाहिए कि ट्रैकिंग ऑफ माइलस्टोन्स कैसे करते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पैदा हुआ तो पेरेंट को ये पता होना चाहिए, भैया 1-2 महीने में गर्दन संभालना आ ही जाता है बच्चे का। उसके बाद बच्चे को जो मैं बिठाता हूँ तो 6 से 8 महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठ जाता है। अगर मैं बच्चे को देखता हूँ, कब, 1 या 2 महीने के बाद, तो मैं इधर उधर ऐसे घूमता हूँ, तो ट्रैकिंग बोलते हैं उसको, और वो बच्चा मुझे नहीं देख रहा, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अब उसके बाद जब आप किसी बच्चे के पास जाते हो तो आप उसको खेलते हो, आपने बच्चे को उठाया, वो आपको देख के स्माइल करता है ना, अगर वो, उसको हम बोलते हैं सोशल स्माइल। अगर वो सोशल स्माइल नहीं है, तो वहीं के पेरेंट को सतर्क होना है, भैया कुछ ना कहीं पे प्रॉब्लम मेरे बच्चे में आ सकती है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को दिक्कत आएगी, लेकिन जब हम एक वैक्सीनेशन नहीं छूट सकता हमसे, तो ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन ट्रैकिंग क्यों छूटती है? क्योंकि हम बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही ले रहे होते हैं 3-3 साल तक। जब तक कि बच्चे, हम क्या कहते हैं कि 3 साल तक गोल्डन पीरियड होता है प्री इंटरवेंशन का, लेकिन हम वेट एंड वॉच करते हैं। कोई नहीं, हम बच्चा जब वर्ड आता है दिमाग में, क्या आता है कि हमें लगता है छोटा सा डेवी है, कर लेगा, देखते हैं, वेट कर लेंगे। उसकी चलते ये 0 से जो 3 साल का गोल्डन पीरियड है वो मिस हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखना, गर्दन संभालना, बच्चे का वापस सोशल स्माइल करना, या फिर इंटरैक्टिवली प्ले करना, ट्रैक करना ऑब्जेक्ट्स को, आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो, 16 महीने हो गए लेकिन बच्चा नहीं चल रहा, तो ये सब इम्पोर्टेंट और क्या चीजें हैं कि बच्चा अपने में रह रहा है। बच्चे ने कोई टॉय उठाई और उसके साथ बार बार एक ही टॉय के साथ खेलना वो पसंद करता है। बच्चा हाथों के साथ अपने हाथों को देख के खेलना पसंद करता है। आप उसके सामने जाते हो, आप बच्चे का नाम बुलाते हो, वो बच्चा देख ही नहीं रहा। तो ये जो सिम्टम्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन, समझ के बोलना, सोशलाइजेशन, खेलना बच्चों के साथ, और फिर रेपिटेटिव रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, ये एक ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको लगता है एज अ यंग पेरेंट कि कहीं दिक्कत है, तो आपको डेफिनेटली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जो डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाके साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। एक स्क्रीनिंग असेसमेंट होता है, आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, बच्चे को देखा जाएगा, म्यूचुअली जो एग्री होती हैं चीजें, उस पर काम किया जाए। तो इस तरीके से अगर बच्चों को पिक किया गया और स्क्रीन किया गया, तो बहुत सारे बच सकते हैं बच्चे। सर, जैसे सोसाइटी का एक प्रेशर होता है पेरेंट्स पे, और पेरेंट्स को खुद को एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, तो उसकी वजह से भी डिले हो सकता है इंटरवेंशन लेने में। बिल्कुल, या पेरेंट को किसी भी, ओबियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पेरेंटल डिनायल हम बोलते हैं, कि पेरेंट ही डिनाई करते हैं, पेरेंट ही नहीं मानना चाहते कि मेरे बच्चे को दिक्कत है। और ये नेचुरल चीज है। किसी भी पेरेंट को बोला जाएगा कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, तो उनकी जो दुनिया होती है वो बिल्कुल उजड़ जाती है। हम तो एज प्रोफेशनल, शायद बहुत आसान होता है बहुत सारे लोगों के वो बोलना कि ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिले है, एडीएचडी है,
या लर्निंग डिसऑर्डर है, लेकिन उस पेरेंट को जिसने एक पेरेंट हमारे पास है जिसने 10 साल वेट किया बच्चे का, फिर आईवीएफ से बच्चा हुआ बड़ी मुश्किल के बाद, उसके बाद उसको ऑटिज्म है। आप सोचो कि उस पेरेंट पे क्या बीतेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमने इमोशनल होना इज ओके, उसमें परेशान होना ऑब्वियसली बात होएगा, परेशान पेरेंट, गुस्सा होना भी है, डिनायल भी है उस चीज में। लेकिन ये सेंस जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ लीफ, तो वो स्टेजेस होते हैं, हर कोई पेरेंट उससे जाता है। बट अल्टीमेटली मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि देखिए आपका अपना बच्चा है ये, अगर आपको लगता है, आपके मन में शक है, हमने पिछले 10-12 साल में जितनी भी मदर्स हैं, मैंने एक भी मदर ऐसी नहीं देखी जिसको लगता था कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो सही ना हो। तो पेरेंट्स सबसे पहले ऑब्जर्वर्स होते हैं बच्चे के, और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चे को देखें, मॉनिटर करें, उसकी माइलस्टोन्स को ट्रैक करें, और अगर कहीं पे भी आपको परेशानी हो रही है, मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती डेवलपमेंट टीम से, क्योंकि आपको गाइडेंस ही दी जाएगी। और आपको ये भी पता है कि अगर दिक्कत आ रही है, 2 साल का बच्चा अभी नहीं बोल पा रहा, 1.5 साल का बच्चा अभी नहीं चल पा रहा, बच्चा लॉस है अपनी दुनिया में, स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चे को बहुत पढ़ा रहे हो लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो लेनी ही है। 5 साल तक हम बोलते हैं 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, और ये जो 5 साल हैं बहुत ही क्रूशल होते हैं हमारे लिए। तो एज अ पेरेंट मुझे लगता है इंटेलिजेंट पेरेंट वो होता है, हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं सर ये भी देखो, इसको आप दोबारा देखो। और मैं बहुत खुश होता हूँ ऐसे पेरेंट्स से, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई तो ये ठीक हो सकती है, क्योंकि पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उन सब पेरेंट्स के लिए जो डरते हैं या जिनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके लिए ये बताया जाना बहुत जरूरी है कि अगर अर्ली पे बच्चे को पिक किया गया और अर्ली टीम के द्वारा उसकी हेल्प की गई और सपोर्ट किया गया, तो ये बच्चे निखर के आते हैं। जितना हम डिले करते हैं उतना बच्चा परेशान हो जाएगा, और उसकी वजह से आप भी बहुत परेशान हो सकते हैं। सर जैसे थेरेपी के लिए आप पेरेंट आया, तो कुछ पेरेंट्स को लगता है कि थेरेपिस्ट की वजह से ही बच्चा ठीक होगा। क्या ये डुअल प्रोसेस है या फिर सिर्फ थेरेपिस्ट का ही रोल है इस प्रोसेस में? इट इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोई भी बच्चा खाली थेरेपी सेंटर जाके थेरेपिस्ट के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा काम करके ठीक नहीं होता। यहाँ पे पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कोई बुखार या उस काम नहीं है कि डॉक्टर के पास कहीं गए, उन्होंने दवाई का पर्चा दिया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। हर कोई बच्चा जो होता है उसको एक डेवलपमेंटल असेसमेंट और डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करने के बाद असेसमेंट करना चाहिए। उसकी लेवल हमें पता होनी चाहिए, उस लेवल के हिसाब से ही उस बच्चे का थेरेपेटिक प्लान डिजाइन होना चाहिए। उस प्लान में पेरेंट को साथ में बिठा के थेरेपी रूम में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पेरेंट की भी और बच्चे के साथ में। अगर कोई बच्चा नहीं हो पा रहा ट्रेन, तो पेरेंट का ही गाइडेंस जरूरी है। साथ में घर जाके वो पेरेंट बाकी जो हमने यहाँ सीखा है थेरेपी सेंटर में, उसको घर पे रिपीट करना है। घर पे कुछ वीडियोस बनाने हैं, जो वीडियोस थेरेपिस्ट को आपको दिखाने हैं कि ये मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो कोलैबोरेटिव अप्रोच है। मल्टीपल टीम होती है हमारे थेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, ओटीपीटी या लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एक साथ बैठ के काम करते हैं बच्चे के साथ और पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। और उसकी वजह हमने ये देखा है कि हमारा एक माइंड मिरो का वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन प्रोग्राम है, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। कुछ बच्चे तो हमने सामने कभी देखे ही नहीं, हमने वीडियो कंसल्टेशंस के थ्रू मदर्स को सिखा दिया, फोन उन्होंने साइड में करके बैठ के काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर गए बच्चों को। तो वो कैसे हुआ? उनको तो हमने डायरेक्ट ट्रेनिंग की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पेरेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है हमारी इस डेवलपमेंटल इंटरवेंशन की। सर कुछ मिथ्स होते हैं, तो कुछ मिथ्स ऑटिज्म के रिलेटेड भी होंगे जो पेरेंट्स को लगता होगा कि ये मिथ नहीं है, सच में है, तो उन मिथ से कैसे पेरेंट बचे? लेकिन मिथ जो है, हम हमेशा डेटा ड्रिवन साइंटिफिक इंटरवेंशंस पे ही भरोसा रखेंगे। कोई अब कहेगा कि इसको कैमल मिल्क पिलवा दूं तो दिमाग बहुत तेज होगा, ऑटिज्म ठीक हो गया। आजकल कुछ चल रहा है, भाई नीम कुछ खिला दूं तो इससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। इन सब को हम बोलते हैं अनसाइंटिफिक मिथ्स। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होती मेडिकल बॉडी की। एक ऑटिज्म के रिलेटेड एक बुकलेट है छोटी सी, जो हम अपने सारे व्यूअर्स को भी दे देंगे। आप उनको बताइएगा कि हम एक मैसेज डाल देंगे हमें,
वो एक बुकलेट है जो हर पेरेंट को जरूरी पढ़नी है, कवर टू कवर, जिसके बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोसिस है। उसमें ये लिखा है, वो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर ऑटिज्म। 2022 में ये बुक IAP, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पब्लिश की है। इसीलिए किया कि मिथ और फैक्ट को क्लियर किया जाए। नंबर 1, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मिथ है, स्टेम सेल थेरेपी मिथ है, होम्योपैथी मिथ है। आपने ग्लूटेन फ्री और केसिन फ्री डाइट बोला, उस किताब में बिल्कुल लिखा है मिथ है। तो ये सब चीजें, चिनेशन थेरेपी, मिरेकल मिनरल सॉल्यूशंस, ये सब नहीं करना है ऑटिज्म में। अभी तक कोई मेडिकल बॉडी की रिकमेंडेशन नहीं आई है। सर अब हम पॉडकास्ट के एंड पे आते हैं, तो कोई एडवाइस है जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बिल्कुल, अपने बच्चे पे भरोसा रखिए और बहुत अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहला जो काम है वो है एक्सेप्टेंस। अगर आपने अपने बच्चों को एक्सेप्ट किया द वे और ही और शी ही इज, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा जब ऑटिज्म का डायग्नोसिस होता है, बहुत बम्बार्डमेंट हो जाती है इन्फॉर्मेशन की और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पहला रूल ये है कि परेशान होने के हम बाद क्या करेंगे कि सोचेंगे, मैं ही तो हूँ इस बच्चे के लिए, मुझे ही तो काम करना है। तो आज कल परसों क्यों ना मैं जल्दी से स्टार्ट करूं और इस जो ये प्रोसेस है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग और टेक्निक से सीखना, उसको कैसे मैं खुद सीखूं और इस बच्चे को सपोर्ट देके इसको बिल्कुल ठीक करूं। मिथ से बचिए, जो फैक्ट नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन की होती है। आज कोई कहता है ब्रेन बूस्टर दे दो, कल कोई बोलता है कि ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट कर दो। कोई पेरेंट बोलता है मैंने मीठा कम कर दिया तो बहुत ठीक हो गया, मेरा बच्चा बोलने लग गया। इन सब का कोई रिकमेंडेड बैकग्राउंड नहीं होता है साइंटिफिकली। थेरेपीज अभी तक जो है वही रिकमेंडेड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। हमारे क्लिनिक्स हैं, माइक मैरो क्लिनिक्स हैं, हमारे 14 क्लिनिक्स हैं, हर जगह पे है। आपको जहां हेल्प की जरूरत होगी आप हमारे इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। पहली बार जब आप आते हैं तो आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। ओपन ग्लास पॉलिसीज हैं, आप बैठोगे सेशंस में, थेरेपी प्लान्स क्या हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा। बस खुद पे भरोसा रखिए, ये मान के चलिए कि आपका बच्चा, उसके पास कोई प्लान बी नहीं है। प्लान ए यही है कि हमें बच्चे को ठीक करना है, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, चाहे जितनी हमसे कोशिश बन पाए, हम करेंगे। Thank you so much, sir, for coming here and speaking on autism. Thank you so much, and I hope that people will like it and share it also with their loved ones. बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको मिस इन्फॉर्मेशन होती है। आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए जो बहुत ही रिलेवेंट है, and wish you all the best. Wish best to Mind Mero as well. Thank you so much. Thank you.